हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है, जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन अप्रोचेस के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन। इसमें दो होते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इसके बाद हम देखेंगे सीड जीन बैंक। सीड जीन बैंक में हम बात करने वाले हैं आज ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सीड बैंक कलेक्शन में। इसमें हम बात करेंगे बेस कलेक्शन क्या होता है, एक्टिव कलेक्शन क्या होता है, वर्किंग कलेक्शन क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे फील्ड जीन बैंक के बारे में, शूट टिप जीन बैंक, सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं डीएनए बैंक के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर की सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन। देखिए, जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन हम क्यों करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है। ठीक है, देखिए हमने जेनेटिक इरोजन वाले वीडियो में ये देखा था कि आजकल बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हमारे जीन्स है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इरोड होते जा रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि हम हाइब्रिड वेराइटीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे हम होमोजाइगोसिटी ला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स क्या हो रहे हैं, इरोड हो रहे हैं। अब ये जो हमारे जीन्स है वो क्या है, डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस है। हमारी जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें अडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यही हमारे जीन्स इरोड हो गए तो फिर आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जर्मोप्लाज्म को कंजर्व करके रखते हैं। अब जर्मोप्लाज्म को कंजर्व करने की दो मेथड होती है। एक मेथड होती है इन सीटू मेथड और दूसरी होती है एक्स सीटू मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सीटू जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन। देखिए, इन सीटू का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है या कुछ भी अगर है उसको हम उसके नेचुरल हैबिट में ही कंजर्व करके रख रहे हैं। मतलब जहाँ पे वो ग्रो हुआ है वहीं पे अगर हम उसको कंजर्व करके रखते हैं तो उसे हम कहते हैं इन सीटू जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम क्या करते हैं, नेचुरल पार्क बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं, जीन सेंचुरीज बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस को बिल्कुल ही पूरी तरीके से बंद कर देते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन सीटू मेथड से जर्मोप्लाज्म को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, अभी तक की अगर हम बात करें तो एनबीपीजीआर ने मेघालय में जीन सेंचुरीज बनाई है। किसके लिए बनाई है? सिट्रस के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में माइका, सिट्रस, ओराइजा, सेकेरम एंड मेंजीफेरा के लिए जीन सेंचुरीज बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद हम अभी बात करें तो अभी तक हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि हमारी वाइल्ड प्लांट स्पीशीज़ को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देखा कि इन सीटू जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि आप मुझे बताइए जीन सेंचुरीज में ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है या नहीं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, और साथ में आपसे इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। तो देखिए, सबसे पहले मेरिट देखते हैं। हम जानते हैं कि हमने इन सीटू मेथड में क्या कर रहे हैं, जहाँ वो ग्रो हुई है उसको वहीं पे कंजर्व करके रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ साथ वहाँ पे धीरे धीरे इवोल्यूशन भी होगा, है ना। वहाँ पे आपको न्यू एलील्स, न्यू जीन कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, और साथ में जो भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की में, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये तो बात की हमने कहा कि मेरिट्स की। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो देखिए, हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको मेंटेन करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। हम जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इतनी इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशंस के साथ जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है,
और फिर वहाँ पे जीन सेंचुरीज बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या वो पॉइंट बोल सकते हैं कि ये कभी भी वेरिएबिलिटी को कंजर्व नहीं करके रख सकते, ठीक है। अगर आपको वेरिएबिलिटी को कंजर्व करके रखना है तो XC2 कंजर्वेशन ही हमें करना होता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि अगर आपको वेरिएबिलिटी को कंजर्व करना है क्रॉप प्लांट की तो आप कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, इन सीटू मेथड का कि XC2 मेथड का। तो आप XC2 मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी अभी इन सीटू जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में, ओके। अब हम बात करने वाले हैं XC2 जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में। देखिए इन सीटू में हमने क्या देखा कि जहाँ पे वो ग्रो हुआ है हमने उसको वहीं कंजर्व करके रखा, मतलब ये प्लांट यहाँ ग्रो हुआ है इसको यहीं पे कंजर्व करके रखा। पर XC2 में हम क्या करते हैं कि उसको हम वहाँ से ले जाते हैं और दूसरी जगह जाके उसको कंजर्व करते हैं, तो उसे हम कहते हैं XC2 जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन, ठीक है। अब इसको 5 तरीके से या आप बोल सकते हैं कि अलग अलग इसकी मेथड्स है कंजर्व करने की। तो सबसे पहले आती है सीड जीन बैंक, प्लांट और फील्ड जीन बैंक, शूट टिप जीन बैंक, सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक, और लास्ट में आता है हमारा DNA जीन बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे सीड जीन बैंक से कि सीड जीन बैंक क्या होता है। देखिए सीड जीन बैंक आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सीड जीन बैंक कहेंगे। अब रॉबर्ट ने 1971 में सीड्स के स्टोरेबिलिटी के बेसिस पे सीड्स को 2 टाइप में बांटा था। फर्स्ट होता है ऑर्थोडॉक्स सीड्स और दूसरा होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स के बारे में। ऑर्थोडॉक्स सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जो डेसिकेशन को टॉलरेट करके रखते हैं, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट 5% या उससे भी कम कर देते हैं। अब ऑब्वियसली आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा गेहूं में, चावल में, है ना, इसमें क्या होता है, व्हीट में हम क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर परसेंट क्या करते हैं, हम उसको मॉइस्चर क्या करते हैं, उसका कम कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स, तो आपको माइंड में व्हीट का एग्जांपल आ जाना चाहिए कि हाँ हम ये डेसिकेशन टॉलरेंट होते हैं, इसका हम मॉइस्चर 5% से कम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो सीड्स होते हैं ना, पहले मैंने बताया कि लो सीड मॉइस्चर होता है और स्टोरेज टेम्परेचर पे ये इजीली स्टोर कर सकते हैं, और इसको हम काफ़ी टाइम तक के लिए इन सीड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए हम सीरियल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, इंटरमीडिएट टाइम के लिए हम ग्रेन लेग्यूम्स को कर सकते हैं, और शॉर्ट टाइम्स के लिए हम ग्रासेस और मेनी वेजिटेबल्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने किसकी बात करी, ऑर्थोडॉक्स सीड्स की, जो कैसे होते हैं, डेसिकेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। पर वहीं आते हैं हमारे रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। अब ये सीड्स क्या होते हैं, ये डेसिकेशन से सेंसिटिव होते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है 12 से 30% से अगर आपने इसका कम कर दिया तो वो अपनी वायबिलिटी खो देंगे। इट मीन्स आपको इसका जो मॉइस्चर परसेंट है या कंटेंट है 12 to 30% ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या आ गए, इसमें जो फॉरेस्ट एंड फ्रूट ट्रीज होते हैं, ठीक है, या ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है, वो इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सिट्रस, कोकोआ, कॉफ़ी, रबर, ऑयल पाम, मैंगो एंड जैक फ्रूट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि रिकैल्सिट्रेंट मतलब डेसिकेशन सेंसिटिव, ऑर्थोडॉक्स मतलब डेसिकेशन टॉलरेंट, ओके। क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर की सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी या फिर आपसे पूछा जाएगा मॉइस्चर परसेंट या फिर आपसे इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स क्या होते हैं, उसको हम बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। पर जो हमारे रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं उसको हम कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक ही ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको स्टोर नहीं करके रख सकते, ठीक है। अभी हमने क्या बात करी, सीड की, उसके स्टोरेबिलिटी के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे सीड बैंक कलेक्शन की, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन एंड वर्किंग कलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस कलेक्शन क्या होता है, ओके।
बेस कलेक्शन, देखिए बेस कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे इसमें टेम्परेचर हम रखते हैं -20 डिग्री सेल्सियस और 5% मॉइस्चर कंटेंट पे हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और इसको हम तभी डिस्टर्ब करेंगे रीजनरेशन के समय और जर्मिनेशन टेस्ट के समय ही हम क्या करते हैं, इसको डिस्टर्ब करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आपसे पूछेंगे इसका टेम्परेचर और कब इसको डिस्टर्ब किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने देखा बेस कलेक्शन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव कलेक्शन के बारे में। तो अगर एक्टिव कलेक्शन का हम टेम्परेचर देखें तो इसमें हम 10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सॉरी, टेम्परेचर होगा और इसमें सीड मॉइस्चर होगा 5%। देखिए सीड मॉइस्चर अभी तक हमने 5% दिया, उसमें भी हमारे बेस कलेक्शन में भी 5% था और एक्टिव कलेक्शन में भी 5% है मॉइस्चर, बट टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इसको स्टोर करके हम 15 से 30 साल के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं, पर बेस कलेक्शन को हम 50 से 100 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कब कब यूज़ करते हैं, तो इवैल्यूएशन, रीजनरेशन, रिसर्च, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सेशन, इन सभी के समय में आप एक्टिव कलेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि बेस कलेक्शन हमने कब यूज़ करा, सिर्फ रीजनरेशन के टाइम पे, है ना, पर एक्टिव कलेक्शन को हम इन सभी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो हम अमाउंट, मतलब एक्टिव कलेक्शन में हम ज़्यादा सीड स्टोर करके रखते हैं एज कंपेयर टू बेस कलेक्शन। ओके, इसके बाद हमारा आता है वर्किंग कलेक्शन। वर्किंग कलेक्शन वो कलेक्शन होता है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, इन द कलेक्शन इन विच ब्रीडर्स आर वर्किंग। ठीक है, इसको हम 3 से 5 साल के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से कम, और मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 10% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अब तो देखिए फिर से हम एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करेंगे। बेस कलेक्शन देखा, इसमें हमने कितना देखा था, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 5% मॉइस्चर। उसके बाद हमने एक्टिव कलेक्शन देखा, उसका कितना देखा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, 5% मॉइस्चर। उसके बाद हमने देखा वर्किंग कलेक्शन, इसमें हमने क्या देखा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से कम और 10% मॉइस्चर में हमने इसकी बात करी। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो ये अभी हमने बात की बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन एंड वर्किंग कलेक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फील्ड जीन बैंक। फील्ड जीन बैंक का क्या मतलब है, सबसे पहले अपन ने क्या मदद करा, सीड जीन बैंक, कि हम क्या करते हैं, सीड को स्टोर करके रखते हैं बैंक में, तो उसको हमने कहा सीड जीन बैंक। अब फील्ड जीन बैंक क्या है, जितनी भी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स है, इसको क्या है, जो फ्रूट ट्रीज है, उसको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, फील्ड में या ऑर्चार्ड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड जीन बैंक। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सबसे पहली बात तो लैंड एरिया बहुत ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी होगा इसको मेंटेन करना, इसमें डिसीज और इंसेक्ट के अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कोई भी मैनमेड या नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पे सीड जीन बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं शूट टिप जीन बैंक के बारे में। देखिए शूट टिप जीन बैंक में हम क्या करते हैं, हम शूट टिप्स और नोडल सेगमेंट्स के कल्चर को रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और फिर हम उसको सब कल्चरिंग कब करते हैं, 6 महीने से 3 साल तक के लिए हम उसको क्या करते हैं, हमको बार बार उसको सब कल्चर करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर देखें कि इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली कि इसमें कोई भी तरीका का डिसीज और पेस्ट का बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम उन क्रॉप्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं जिसमें कोई भी सीड्स नहीं होते। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग पीरियड के बाद ही हमको इसमें सब कल्चरिंग करना पड़ती है, और बहुत ही जो है इजीली और शॉर्ट टाइम में हो जाती है इसका रीजनरेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक की। तो सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक में हम क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, और हम जानते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन हम कब करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पर, जब हम एम्ब्रियोनिक सेल कल्चर, शूट टिप या सोमैटिक
या जाइगोटिक एम्ब्रियो को अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए बैंक के बारे में। तो डीएनए बैंक में हम क्या करते हैं, डीएनए सेगमेंट को क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे स्टोर करोगे, अब क्या डीएनए को स्टोर करोगे, नहीं, तो हम उसके कॉस्मिक, क्लोन्स, फेज लाइसेट्स और प्योर डीएनए को क्या करते हैं, हम उसको स्टोर करके रखते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंड्स कि आपको उसकी कैसी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन, कि जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं। तो हमने दो देखे, सबसे पहले हमने देखा इन सीटू और उसके बाद हमने देखा एक्स सीटू। इन सीटू में भी हमने देखा कि हम कैसे नेचुरल जीन सेंचुरीज, नेचुरल बायोस्फीयर्स के थ्रू उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। फिर हमने देखा एक्स सीटू। ये एक्स सीटू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्स सीटू में सबसे पहले सीड जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीड जीन बैंक में देखे ऑर्थोडॉक्स सीड्स क्या होता है, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स क्या होते हैं। इसमें आपको इसका मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर पता होना चाहिए और साथ में आपको कलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, एक्टिव कलेक्शन, बेस कलेक्शन एंड वर्किंग कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फील्ड जीन बैंक क्या होता है, उसके बाद हमने देखा डीएनए बैंक और सेल एंड ऑर्गन बैंक्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कि जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन क्या होता है, इसको कैसे करते हैं और इनकी क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।